नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं NCERT क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। ठीक है, अभी तक हमने टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं NCERT क्लास हिस्ट्री 7th क्लास की। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 5, जो हमारा टॉपिक होगा शासक और इमारतें। ठीक है, शासक और इमारतें मतलब किसका शासक था और किस शासक ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई, उनका क्या महत्व था, उनको कैसे डिजाइन किया गया, उन इमारतों में किस किस चीज़ का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो चलिए हम पहले जानते हैं कि परिचय लेते हैं। जैसे कि भारत में प्राचीन से लेके मध्यकालीन से लेके आधुनिक काल में। ठीक है, यानी कि भारत में प्राचीन काल, मध्यकाल और फिर आधुनिक काल, ठीक है, में शासकों ने कई इमारतें बनवाई। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में शासक जो थे इन्होंने कई इमारतें बनवाई। ठीक है, जैसे कि कुछ धार्मिक जैसे कि मंदिर मस्जिद, कुछ प्रशासनिक किले जैसे कि महल और कुछ स्मारक जैसे मकबरे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन इमारतों में किस चीज़ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे कि इमारत में केवल पत्थर और ईंटों का ढांचा नहीं था। ठीक है, ये इमारतें और कला ये शासकों की शक्ति थी, यानी कि जो शासक इमारतें बनवाते थे उससे ये पता चलता था कि इनकी कितनी शक्ति है, उस हिसाब से देखा जाता। ठीक है, जैसे कि शासक की शक्ति, कला का स्तर, उस समय की तकनीक। ठीक है, पहला शासक की शक्ति कितनी है वो पता चलता था, और उस समय कला का स्तर क्या था वो चीज़ें पता चलती थी, और उस समय की तकनीक यानी कि उस समय कौन कौन सी तकनीक थी जिसका इमारतों में प्रयोग किया गया था। ठीक है, उस समाज और संस्कृति, उस समय समाज में क्या क्या संस्कृतियाँ थी उस चीज़ को अलंकृत किया जाता था। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें होती थी जो इमारतों में देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे कि मध्यकाल में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग हुआ है। मध्यकाल में सबसे अधिक इमारतें मुगलों और दिल्ली सल्तनत के समय में बनी। ठीक है, यानी कि मध्यकाल में सबसे अधिक जो इमारतें बनी हैं वो मुगलों के शासक में और दिल्ली सल्तनत के शासक में बनी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामग्री और कला। सामग्री कला के बारे में देखते हैं तो पुराने समय में इमारतें बनाने के लिए अलग अलग सामग्री का उपयोग होता था, जैसे कि ईंट का प्रयोग। ठीक है, ईंट का प्रयोग, पत्थर का प्रयोग और चूना का प्रयोग और लकड़ी का प्रयोग। ठीक है, यानी कि ईंट, पत्थर, चूना, लकड़ी, इन 4 चीज़ों का प्रयोग इमारतों बनाने में हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि मुगलों ने लाल पत्थर सफ़ेद संगमरमर का सबसे अधिक उपयोग किया है। यानी कि मुगलों ने सबसे ज़्यादा क्या लाल पत्थर और संगमरमर का सबसे अधिक प्रयोग किया है। उन्होंने पालिश, नक्काशी और बारीकी कलाकारी को नया रूप दिया है, यानी कि पॉलिसी यानी नक्काशी डिजाइन और बारीकी कलाकारियों का एक नया रूप दिया है। ठीक है, तो जैसे इमारतें की जो हिस्से होते थे वो 5 हिस्से होते थे, जैसे कि दीवारें, मोहरा, गुंबद, स्तंभ, आंगन। जो इमारतें बनती थी उन इमारतों की जो हिस्से होते थे वो पहले दीवार होती थी, फिर मोहरा होता था, फिर गुंबद होता था, फिर स्तंभ यानी कि पिलर होता था, फिर आंगन होता था। ये 5 महत्वपूर्ण चीज़ें जो इमारतों में बनाई जाती थी। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं मेहराब और गुंबद की तकनीकी। जो मेहराब और गुंबद की जो तकनीकी थी ये तुर्की और मध्य एशिया से लाई गई थी। जो मेहराब और गुंबद की जो तकनीकी थी वो कहाँ से लाई गई थी? तुर्की और मध्य एशिया से आई से। इससे बड़ी और मजबूती इमारतें बन सकीं। इससे क्या हुआ? बड़ी इमारतें और मजबूती इमारतें बन सकीं। ठीक है, अब जैसे कि बात करते हैं राजा और मंदिर। ठीक है, राजा और मंदिर। प्राचीन भारत में राजा मंदिरों को भगवान का घर मानकर बनवाते थे। जो प्राचीन काल था वो क्या था कि
प्राचीन भारत में राजा जो होते थे वो मंदिरों को भगवान का घर मानकर वो लोग क्या करते थे, मंदिर बनवाते थे। ठीक है, मान्यता था कि मंदिर जितना बड़ा होगा राजा की शक्ति भी उतनी बड़ी होती थी। मतलब ये एक प्रचलन था कि जो राजा जितना बड़ा मंदिर बनवाएगा उसकी शक्ति उतनी ही बड़ी मानी जाएगी। ठीक है, जो राजा जितना बड़ा मंदिर बनवाएगा उसकी जो शक्ति होगी उतनी ही बड़ी शक्ति मानी जाएगी। ठीक, अब मंदिर बनाने का महत्व क्या था? जैसे कि जो राजा लोग मंदिर बनाते थे तो उसका क्या महत्व था, क्यों बनवाते थे? ठीक है, उसका जो महत्व था जैसे कि धार्मिक शक्ति का प्रचलन हो जाता था। ठीक है, जनता का सम्मान मिलता था और राजा की संपन्नता का प्रदर्शन होता था और कलाकारों और मजदूरों को क्या होता था, रोजगार मिलता था। ठीक है, इन लोगों को धार्मिक शक्ति, जनता का सम्मान, राजा की संपन्नता का प्रदर्शन और कलाकारों और मजदूरों को क्या होता था, रोजगार मिलता था। जो कलाकार लोग थे, जो मजदूर लोग थे, जब मंदिर बनता था तो उससे उनकी जो जीवन यापन की जो एक प्रक्रिया होती थी वो और आसान हो जाती थी, क्योंकि मजदूरी मिलती थी राजा से, उससे उनका जीवन यापन होता था। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करते हैं, चोल, पल्लव, राजपूत और दक्षिण भारत के शासकों ने बड़े मंदिर बनवाए और जैसे बृहदेश्वर मंदिर, कोड़क सूर्य मंदिर। ठीक, चोल, पल्लव, राजपूत भारत के शासकों में बड़ी मंदिर बनवाए। ठीक है, चोल, पल्लव, राजपूत और दक्षिण भारत के शासकों ने बड़े बड़े मंदिर बनवाए, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर, ठीक, कोड़क मंदिर, जो सूर्य मंदिर, ये बड़े बड़े जो मंदिर थे ये बनाए गए। ठीक है, अब मस्जिदें और उनकी विशेषताएं क्या थी? जो मस्जिद थी उनकी क्या विशेषताएं थी? जो शासक लोग थे वो मंदिर बनवाए। ठीक है, मस्जिद की क्या विशेषताएं थी, क्यों मस्जिद बनवाया? ठीक है, मुस्लिम शासकों ने मंदिर की जगह मस्जिद बनवाई। मुस्लिम जो शासक थे उन्होंने क्या किया, मंदिर की जगह मस्जिद बनवाई। मस्जिद क्यों बनाई? मस्जिद वह जगह है जहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। आप सबको पता है कि मुसलमान मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं। ठीक, मस्जिद की संरचना में अगर ध्यान दिया जाता है तो मंदिर की जो संरचना होती है उसमें क्या होता था, यानी किबला एक मक्का की दिशा की दीवार होती थी। ठीक, एक मेहराब जहाँ नमाज की जगह, यानी कि जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती थी। मिंबर एक खुतबा देने वाली जगह है। मिंबर जो था वो एक खुतबा देने वाली जगह है। ठीक, एक मस्जिद में क्या होता था, एक बड़ा आंगन होता था जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होके नमाज पढ़ते हैं। ठीक, मस्जिद में एक गुंबद होता है और एक मेहराब होता है, यानी कि ये 5-6 चीज़ें जो होती थी वो मस्जिद में जो शासक लोग थे वो बनवाए थे। अब मुगलों और सल्तनत के समय कई शानदार मस्जिद बनी। मुगलों और सल्तनत के समय में कई शानदार मस्जिद बने, जैसे कि जामा मस्जिद, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद, ये कई सारी मस्जिदें हैं जो मुगलों के शासनकाल में मस्जिदें बने। ठीक, अब हम बात करते हैं किला, महल और उनकी प्रशासनिक इमारतें। ठीक है, जो किला था उसका क्या महत्व था, और शासक लोग उस किले को क्यों बनवाया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जैसे कि मध्यकाल के शासक ने अपने शासन को सुरक्षित जो मध्यकालीन शासक थे उन लोगों ने अपने शासन को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया, जैसे कि बड़े किले बनवाए। उन्होंने क्या किया, बड़े किले बनवाए। एक मिनट, ठीक है, जो शासक लोग थे उन्होंने क्या किया, बड़े किले बनवाए। ठीक, ऊंची दीवारें बनवाई। ऊंची दीवार इसलिए बड़े किले बनाए, ऊंची दीवारें बनाए कि उनकी शासन में कोई उन पे या उनके सैनिक पर कोई आक्रमण न कर पाए। ठीक है, मजबूत दरवाजे बनवाए। मतलब जो दरवाजे होते थे वो बहुत मजबूत बनाते थे कि कभी भी कोई हमला हो, कुछ हो, तो वो दरवाजे मजबूती तौर पर खड़े रहें, जिससे उनका बीच बचाव हो सके। ठीक है, बड़ी तोपें, यानी कि जो शासक जो अपने सुरक्षा के लिए वो अपने महल के सामने तोप खड़े रखते थे। ठीक है, और शासक लोग क्या होते थे, पानी और अनाज का भंडार रखते थे, यानी कि इससे वो लोग अपने शासन को सुरक्षित रखने की करते थे कि
बड़े बड़े किले बनवाते थे जहाँ पर सैनिक और राजा लोग सब लोग साथ में रहते थे। ऊंची दीवारें इसलिए ऊंची दीवारें बनवाते थे कि उनका जो राजपाट, जो शासन, जो उनके सैनिक लोग उस चीज़ से वो अपने किसी भी आक्रमण से वो लोग बचे रहते थे। ठीक, मजबूत दरवाजे बनवाए जाते थे, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दरवाजे, ताकि उन पर कोई हमला ना कर सके। और जो उनकी शासन के दौर में जो जो उनके बड़े किले होते थे, उन किलों के सामने वो तोपें खड़ी रहते थे। ठीक, और क्या करते थे, वो पानी और अनाज को इकट्ठा करके रखते थे, कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत न हो युद्ध के समय में। तो इन सब चीज़ों से क्या होता था, जो मध्यकालीन के शासक लोग थे इस चीज़ को सुरक्षित करने के लिए अपने पास चीज़ें एकत्रित रखते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं किले क्यों महत्वपूर्ण थे। जो किले थे वो क्यों महत्वपूर्ण थे। जो किले थे वो किले क्यों महत्वपूर्ण थे। किले जो महत्वपूर्ण थे वो बाहरी हमलों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे, यानी कि जो बाहर से हमला होगा उससे वो सुरक्षित रहते थे। ठीक, सेना का ठिकाना भी अच्छा होता था, क्योंकि सेना लोग किले में ही रहते थे, तो उनसे वो क्या होता था कि वो एक ठिकाने के रूप में रहते थे जिससे उन पर कोई हमला ना हो सके, वो लोग सुरक्षित रहते थे। ठीक, राज दरबार का केंद्र था, शासन चलाने की सुविधा जो थी वो काफ़ी आसान रहती थी। उसी किले से अपना पूरा राजपाट शासन, जो राजा लोग है वहीं से अपना राजपाट शासन किया करते थे। ठीक है, अब जैसे कि हम किले की बात करें तो जैसे कि दिल्ली, आगरा, ठीक है, जैसे कि दिल्ली, आगरा, लाहौर, गोलकुंडा, सभी जगहों पर क्या थे, बड़े बड़े किले थे। ठीक है, यहाँ पर क्या था, बड़े बड़े किले थे। अब हम बात करते हैं महल। महल क्या था, मुगलों के महल में क्या क्या थी। मुगलों के महल में क्या क्या था, जैसे कि मुगलों के जो महल होते थे उसमें सुंदर बाग होती थी। ठीक है, पानी की फुहारे लगे रहते थे, जैसे कि आज भी देखा होगा लोग अपने घर के सामने या एक जो बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल से वो अपने मकान में, तो घर के सामने फुहारे रखते थे, उससे एक सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, वो नक्काशी यानी एक अच्छी डिजाइन शीशे का काम करवाते थे महल में, और ठंडी हवाओं की व्यवस्था रखते थे। यानी कि मुग़ल लोग थे ये अपने माहौल में 5 चीज़ें जो काफ़ी अच्छी चीज़ें से रखते थे, जिससे उनकी एक सब कुछ अत्यंत सुंदर और अच्छा दिखे, सब अत्यंत सुंदर और अत्यंत सुंदर होता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुगल स्थापत्य की विशेषताएं। जो मुगल स्थापत्य थी उनकी क्या विशेषताएं थी। मुगल शासकों ने भारतीय स्थापत्य को नया रूप दिया, उनकी इमारतें खास बात थी। जो मुगल शासक थे उन्होंने क्या किया, एक अच्छा रूप दिया, किसको, भारतीय इमारतों को, भारतीय इमारतों को, जैसे कि लाल पत्थर और संगमरमर, बड़े गुंबद बनवाए, मेहराब, जालीदार खिड़कियाँ, ठीक है, पानी के फुहारे, 4 बाग यानी चारों हिस्से वाली बाग, और बारीकी नक्काशी। ठीक, ये जो मुगल शासक थे ये भारतीय स्थापत्य को एक नया रूप दिया, यानी कि लाल पत्थर और संगमरमर का प्रयोग कराए, बड़े बड़े गुंबद बनवाए, मेहराब बनवाए, जालीदार खिड़कियाँ बनवाई। उससे क्या होता था कि वो चीज़ें मतलब चीज़ें एक दूसरे से मतलब वो देखी जा सकी, इसलिए वो जालीदार खिड़कियाँ बनाई थी। पानी के फुहारे यानी कि जो महल होता था मुगलों का, उस महल के सामने बड़े बड़े फुहारे लगवाए जाते थे, उससे क्या होता है एक सुंदर आकृति दिखती थी। ठीक है, और चारों हिस्सों में महल के चारों हिस्सों में बाग बनवाते थे, यानी 4 बाग, चारों हिस्सों वाला बाग होता था। बारीकी यानी कि एक अच्छी तरीके से महलों में डिजाइन किया जाता था, जिससे कि महल की जो आकृतियाँ तो काफ़ी सुंदर और अच्छी दिख सके। ठीक है, अब बात करते हैं मुख्य मुगल इमारतें, जैसे कि हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, लाल किला, ठीक है, फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला। ये जो मुगल के मुख्य इमारतें थी, जो मुगल की मुख्य इमारतें थी वो थी हुमायूं का मकबरा, ताजमहल आगरा में, लाल किला नई दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, आगरा का किला। ये मुगल जो शासक थे इनके ये मुख्य इमारतें थी। ठीक है, ताजमहल जो था, ताजमहल विश्व का सबसे सुंदर इमारतों में गिने जाने वाला
एक है। यानी कि जो ताजमहल है वो विश्व में सबसे सुंदर इमारतों में दर्ज है, क्योंकि जो ताजमहल है उसको बहुत से लोग, यानी कि बाहर से बहुत बहुत देश विदेश से लोग आज भी जो लाल किला है, तो जो ताजमहल है आगरा का, वो आज भी लोग देखने आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कला और कारीगर। मुगलों की इमारतों में हजारों कारीगर, मजदूर, इंजीनियर और कलाकार काम करते थे। ठीक, यानी कि जो मुगल की जो इमारतें थी वहाँ पर हजारों लोग अपना क्या करते थे, काम करते रहते थे। जैसे कि कारीगर जो होते थे वो संगमरमर को तराशते थे, यानी कि जो संगमरमर का पत्थर था उसमें वो डिजाइन बनाते थे। वो लोग क्या करते थे, डिजाइन, यानी कि कारीगर जो होते थे वो संगमरमर तराशते थे, यानी कि ये डिजाइन बनाते थे। मजदूर लोग जो थे वो लोग क्या करते थे, पत्थर धोते थे। ठीक, इंजीनियर लोग क्या करते थे, वो इमारत का नक्शा बनाते थे कि इमारतें कैसे बनेंगे। चित्रकार लोग क्या करते थे, डिजाइन बनाते थे कि इस इमारत में कौन कौन सी डिजाइन कैसी रहेंगे। ठीक, तो मुगलों ने कारीगरों को एक अच्छा सम्मान दिया, जिससे कि उनकी एक अच्छी व्यक्तित्व से लोग जो कारीगर थे उनको मान सम्मान मिला। ठीक, इसी कारण भारत में कला और स्थापत्य का एक बड़ा विकास हुआ। इसी कारण भारत में एक कला और एक स्थापत्य का बड़ा विकास हुआ। बाद में यूरोपीय व्यापारियों के आने से भी स्थापत्य पर नया प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि ये कला और कारीगरों में एक अलग प्रभाव देखने को मिला मुगलों के शासन में। ठीक है, अब इसे कि हम बात करते हैं समाज और इमारतों का क्या महत्व था, यानी कि समाज का क्या महत्व था और ये इमारतें थी उनका क्या महत्व था। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद था, जिससे कि इमारतें समाज बताती थी। जो इमारतें थी वो समाज का इतिहास बताती हैं कि जो समाज का इतिहास था वो कैसे था। जैसे कि कौन सा राजा कितना शक्तिशाली था। जो राजा जितना शक्तिशाली होगा उसकी जो इमारतें होंगी, उसकी जो और भी चीज़ें होंगी वो भी इतनी अच्छी और बड़ी और शक्तिशाली चीज़ें दिखती थी। ठीक है, कौन सी कला लोकप्रिय थी, यानी कि जो उस समय की जो कला थी वो कौन सी अच्छी और लोकप्रिय थी। ठीक है, लोग किस धर्म को मानते थे, यानी कि उस समय इमारतें ये भी बताती थी कि वो लोग कौन सा धर्म मानते थे। यानी कि जो शासक मंदिर बनवाता था तो उससे ये पता चलता था कि ये कौन सा धर्म मानते थे। जो शासक मस्जिद बनवाता था उससे ये भी पता चलता था कि ये कौन सा धर्म को मानते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट व्यापार और संपत्ति की। जो राजा जितना शक्तिशाली होता था उसकी जो व्यापार थी वो काफ़ी वर्चस्व में फैला रहता था और उसकी जो संपन्नता थी वो काफ़ी शक्तिशाली और अच्छी रहती थी। ठीक है, तो फिर इमारतें आज भी भारत की एक पहचान बनी हुई हैं। जो आज भी भारत में जो इमारतें देखने को मिलती हैं वो आज भी भारत की पहचान बनी हुई हैं। जैसे कि ताजमहल, लाल किला, मस्जिद, मंदिर, ये भी सभी हमारी संस्कृति की एक धरोहर है जो आज भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब मुगल और सल्तनत काल की इमारतें ने भारत की संस्कृति को समृद्ध बनाया और आज भी लाखों लोग उन्हें देखने आते हैं। ठीक है, यानी कि जो मुगल लोग थे वो सल्तनत इमारतों ने भारत की संस्कृति को एक समृद्ध बनाया और उन्हें क्या है आज भी लोग देखने आते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 था वो फाइनली कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिए कि कमेंट करके आप बताएंगे कैसा लगा। जो चीज़ कमेंट करेंगे उसमें अगर कुछ भी खामियां होती तो उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।